हमारे इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बिहार प्रदेश से आदरणीय एडवोकेट के बौद्ध साहब करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारिणी सदस्य हैं। और आज के हमारे कुछ विशेष वक्ता हैं जो बहुजन सफरनामा वर्तमान में बहुजन नायकों की जो संघर्ष यात्रा है उस पर वे अपनी बात रखेंगे। उसमें से माननीय हमारे जगदीश चंद्र सितारा साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश प्लस तेलंगाना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। और हमारे परम आदरणीय माननीय आजाद बौद्ध साहब, जो प्रदेश संयोजक हरियाणा से हैं। और इस तरह से हमारे ये समस्त बुद्धिजीवी वरिष्ठ साथी बहुजन सफरनामा बहुजन नायकों के संघर्ष पर ये अपनी बात रखेंगे। तो मैं सर्वप्रथम चाहूंगा कि आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय एडवोकेट के बौद्ध साहब से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यवाही को आगे बढ़ाने की हमें अनुमति प्रदान करेंगे। आदरणीय एडवोकेट के बौद्ध साहब, कृपया कार्यक्रम प्रारंभ किया माइक जाए। अनम्यूट कर ले। आवाज नहीं आ रही है? वेरी वेरी थैंक यू सर। कृपया आ रही प्रारंभ। जी जी जी। ये नेटवर्क इशू आज हो रहा है। मैं सर दूसरे डिवाइस में ज्वाइन कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा। तो मैं सर्वप्रथम चाहूंगा कि आज के वक्ताओं की कड़ी में जो हमारे उत्तर प्रदेश तेलंगाना को देख रहे हैं परम आदरणीय माननीय जगदीश चंद्र सितारा जी, डॉक्टर जगदीश चंद्र सितारा जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी। वेलकम सर, कंटिन्यू प्लीज। बहुजन सफरनामा ये बहुत अच्छा विषय है। मैं 2 दिन जुड़ा हूं इससे। सर्वप्रथम मैं सभा के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश बुद्ध जी और बादल सिंह बुद्ध, अशोक जी, के बुद्ध जी एंड सभी के लिए सफरनामा में जो भी उपस्थित हैं सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। असल में बहुजन समाज का सफरनामा काशीराम जी ने, माननीय काशीराम जी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने DS4 तैयार किया था। उसी समय उस साइकिल पर जो है DS4 को लेके दलित शोषित समाज संघर्ष समिति को लेकर के साइकिल की सवारी से आगरा भी आए थे। और उस समय मैं टुंडपुरा में रहता था। मैंने उनको देखा अपनी आंखों से। करीबन 15-20 लोगों की सवारियां थी साइकिल पर। तो ये बहुजन सफरनामा DS4 से ही शुरू हो गया। DS4 के बाद ही बहुजन समाज पार्टी का गठन होता है। और जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ उसके बाद जो है हम, जैसा कि काशीराम जी भी कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पे चलते हुए उन्होंने कहा था कि जब तक सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं आएगी बहुजन समाज का भला नहीं हो सकता। और ये कारनामा काशीराम जी ने बखूबी निभाया। DS4 के चलते हुए उन्होंने साइकिल सवारी करते हुए पूरे देश का भ्रमण किया, हर प्रांत का भ्रमण किया और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहन मायावती जी को साथ में लिया। जब तालकटोरा स्टेडियम में स्पीच चल रहा था, राजनाथ सिंह जी
उस समय माननीय समाज कल्याण मंत्रालय उनके पास में था, जनता पार्टी का शासनकाल था। उस समय बहन जी शायद ऑडियंस में बैठी हुई थी और मान्यवर जी मंचासीन भी थे। तो उसी समय एक आवाज आई थी कि ऑडियंस में से कौन वक्ता है जो सभा को संबोधित कर सके। पूरा ऑडियंस खचाखच तालकटोरा स्टेडियम भरा हुआ था। वहां पर बहन जी एकमात्र महिला प्रतिनिधित्व कर रही थी। प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि वो बोलने के लिए तैयार हुई और उन्हें बोलने का जब अवसर दिया गया तो लगातार 45 मिनट तक उनका स्पीच जब चलता रहा, सभी लोग भाव विभोर थे। श्रोतागण उनकी हर बात को सुनना पसंद कर रहे थे, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। तभी जो है संचालक महोदय जी ने उनको एक कागज थमाया कि कृपया शॉर्ट करें। तो उन्होंने पूछा था ऑडियंस से कि क्या मैं अपने भाषण को यहीं समाप्त कर दूं जैसा कि मुझे निर्देश दिया जा रहा है, या आप सुनना पसंद करेंगे। पूरे ऑडियंस ने एक मत आवाज लगा दी कि आप अपना भाषण चालू कीजिए। तो ये दौर उस समय था जब हमारा बहुजन समाज शायद किसी के लायक नहीं था, केवल हम कांग्रेस के ही पिछलग्गू की तरह से चल रहे थे। जैसा कि काशीराम जी ने भी कहा था, कांग्रेस और बीजेपी एक सांपनाथ एक नागनाथ है, क्योंकि दोनों ही जहर से भरे हुए थे। वो अपने मतलब के लिए हमारे बहुजन समाज को इस्तेमाल कर रहे थे। वो दिन देखने लायक था जब बहन जी का स्पीच हुआ, काशीराम जी की उन पर निगाह पड़ी और उन्होंने उनको साथ में लेकर के बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहन जी के पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही जो काया पलट लखनऊ की हुई, शायद ही किसी ने किया होगा ऐसा कार्य। जितने भी गुंडे मवाली और अत्याचारी जो थे सब अंडरग्राउंड हो गए थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बहुजन समाज से आंख मिला सके। ये चंद समय का ही दौर था, और वही दौर था कि जब विश्व स्तर पर नोएडा को नाम आया, क्योंकि बहन जी के अलावा कोई दूसरा ऐसा काम नहीं कर सकता था। उन्होंने पूरे प्रदेश में जितने अंबेडकर भवन बनवाए, शायद आज तक किसी ने नहीं बनवाए। हर पंचायत में अंबेडकर भवन और सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई। गरीबों को और वंचितों के लिए मकान दिए गए, विद्यालय दिए गए। जो बाबा साहब का मूल उद्देश्य था शिक्षा, तो शिक्षा पाना बाबा साहब का मूल उद्देश्य में था। उन्होंने समाज को शिक्षित किया। तमाम विश्वविद्यालय जैसे सिद्धार्था यूनिवर्सिटी नोएडा में बनी हुई है, जूनियर कॉलेज भी है, और इस तरह से तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को उन्होंने बहुजन समाज के नाम से दिया। और नाम ही नहीं दिया बल्कि उसमें जो शिक्षा प्राप्त की जाती थी वो विश्व स्तरीय शिक्षा थी। हर वर्ग के व्यक्ति उसमें शिक्षा अध्ययन कर सकते थे। तो बाबा साहब का जो पहला सपना था कि हमारा बहुजन समाज शिक्षित बने, ये सपना साकार होता हुआ नजर आया। और बहन जी ने जो बहुजन समाज के लिए कार्य किया, शायद ही कोई पार्टी कर सकती थी इस कार्य को, क्योंकि दूसरी पार्टियां तो केवल बहुजन समाज को इस्तेमाल कर रही थी, वोट लेने की रणनीति अपना रही थी, जैसा कि आज भी चल रहा है। लेकिन जो बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बना करके जो कारनामा दिखाया, वो शायद आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। बहन जी का ये कारनामा बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा, जिससे सारे समाज को एक प्रेरणा मिली, जागृति मिली।
कोई अगर ये कहे, अनपढ़ हो चाहे कैसा भी अशिक्षित हो या गांव का हो, कि बहन जी ने हमारे लिए क्या किया, हम क्या नहीं कर सकते। अगर हम देखें, आज जो हमारी आवाज हमें मिली है बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब के बाद काशीराम जी ने जो बहुजन समाज को जोड़ने की प्रक्रिया की, उन्होंने अपना घर त्याग सब कुछ कर दिया, और उन्होंने जो 5 प्रतिज्ञाएं ली थी, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा दुनिया में जो ऐसी प्रतिज्ञाओं को निभाता होगा। उनकी प्रतिज्ञा में था कि मैं अभी अपना घर परिवार नाते रिश्ते सभी का परित्याग कर रहा हूं। मैं आज के बाद कभी भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारा बहुजन समाज मेरा घर परिवार है, यही मेरे रिश्तेदार हैं। इस तरह की प्रतिज्ञा करना, इस तरह का अपने उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ना किसी के बस का नहीं था, जो काशीराम जी ने किया। काशीराम जी ने ऐसा त्याग शायद ही संसार में किसी व्यक्ति ने त्याग किया हो, जितना बड़ा बलिदान बहुजन समाज के लिए काशीराम जी ने किया। और काशीराम जी ने ये सब कुछ जो किया, वो बाबा साहब की बदौलत, क्योंकि बाबा साहब के सपने को वो साकार करना चाहते थे। बाबा साहब का सपना शिक्षित बनो था ही, तो इस तरह से उन्होंने सरकार में आकर के बहन मायावती ने जो शिक्षा की कड़ी ज्योति जलाई, वो सारे संसार में फैली। संगठित रहो दूसरा उनका नारा था। तो ये बहुजन समाज की एक पार्टी देकर और बहुजन समाज को संगठन करने का कार्य जिस तरह से मान्यवर जी ने किया, वैसा शायद ही कोई कर सका होगा, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज में 85% बहुजन जो हैं उन सबको जोड़ने का कार्य किया। इस कार्य के लिए उन्होंने पार्टी भी तैयार की और पार्टी के द्वारा सत्ता भी प्राप्त की। यह कार्य बहुजन समाज का कार्य था, जो बहुजन के सफरनामे को आगे बढ़ाता है। हम बात करें मान्यवर जी की, तो मान्यवर जी के जाने के बाद भी बहन जी ने मान्यवर जी के नाम पर काशीराम योजना के अंतर्गत तमाम वंचितों को, जिनके पास छत रहने को नहीं थी, फ्री में वो मकान दिलाए, जिसमें कम से कम एक कमरा, एक हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारा काम किसी ने नहीं किया। आज की सरकारें केवल प्रलोभन देकर के कि ये पैसे ले लो और उन्हें जो है उनके ऊपर डिपेंड कर देती हैं, लेकिन जैसा बहन जी ने किया वैसा किसी ने नहीं किया। हर व्यक्ति को छत मिली, घर मिला, और काशीराम आवासीय योजना जो है आज भी जीवंत है। इस तरह से लखनऊ में अगर हम देखें, साफ सफाई और व्यवस्था जो बहन जी के शासनकाल में थी, वो आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। चारबाग जो रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा लखनऊ का, उसकी सड़कें आज भी टूटी फूटी हैं, जो पहले कभी नहीं थी। 6 साल में कोई भी तरक्की नहीं हुई, कोई भी विकास नहीं हुआ। अगर हम देखें तो बहुजन समाज का विकास किया था, तो बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया था। मैं किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल मैं यही कहने जा रहा हूं कि बहुजन समाज का जो सफरनामा आगे बढ़ा बहुजन समाज को लेकर के, उसमें बहुजन के नायक मान्यवर काशीराम जी का पहला स्थान है। उन्होंने बहुजन समाज को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, शायद ही कोई आगे बढ़ा सकता है। और उन्हीं के कारनामे को बढ़ाने के लिए बहन जी सत्ता हासिल की। कभी भी कोई भी दलित व्यक्ति इस तरह का सोच नहीं सकता था सपने में भी कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके, और उस समाज से निकली हुई एक नारी ने इतनी आवाज को बुलंद किया। और आज हम अगर किसी के लायक हैं, बोलने के काबिल हैं, जो मान मर्यादा इज्जत समाज में हमें जो अधिकार मिले, वो बहुजन समाज को मान्यवर काशीराम जी के द्वारा दिए गए। तो ये बाबा साहब का जो सपना था, जो आगे कारनामा बढ़ा, बाबा साहब का कारनामा आगे चला, उसकी देन थी मान्यवर काशीराम जी। काशीराम जी के द्वारा
बाबा साहब का सपना साकार होते हुए नजर आया और ये सपना जो है बहुजन समाज में परिवर्तित हुआ। बहुजन समाज का ये सफरनामा आगे बढ़ा और इसके आगे वर्तमान समय में माननीय धर्म प्रकाश जी जिस तरीके से बहुजन समाज के सफरनामे को आगे बढ़ाने का प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे पूरे देश को जोड़ रहे हैं। चाहे उत्तर में, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे दक्षिणांचल हो, चाहे उत्तर का हो या पश्चिम का हो, कोई सा भी राज्य बाकी नहीं बचा जो इस सफरनामे का सहभागी न बना हो। सभी इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और आज सभी जुड़े हुए हैं, इस सफरनामे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूं वर्तमान में ये सफरनामा इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। जैसा कि भारत ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जगह जगह हर प्रांत में जाकर के सम्मेलनों का आयोजन करना, सम्मेलनों में लोगों को बुलाना, पूरे भारतवर्ष के लोगों का जुड़ना एक साथ जो है, ये बहुजन समाज का सफरनामा ही है। हम इसे और कुछ दूसरी दृष्टि से नहीं देखेंगे कि कोई अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। ये बहुजन समाज का सफरनामा है जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि मैंने सुना भी था इसी में कि सांची में फरवरी में जो है एक आयोजन होने जा रहा था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 30 अप्रैल और 1 मई को होगा। वो समय शायद काफी अच्छा है क्योंकि ये कोरोना काल का समय है, गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती, कम लोग ही इकट्ठे हो पाते, क्योंकि ये बहुजन समाज का सफरनामा तो पूरे देश के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए है। इसलिए मैं समझता हूँ उनका ये कदम काफी उचित है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष जी, इसके लिए उनकी भूर प्रशंसा की जाए कि उन्होंने इसको पोस्टपोन करके 30 अप्रैल और 1 मई जो दिया है, स्थान दिया है सांची में। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा बहुजन समाज आज काफी सुदृढ़ स्थिति में भी है और काफी इससे ऐसे भी जुड़ने वाले लोग हैं जो सुदृढ़ स्थिति में नहीं है। हम उन तक अपनी आवाज भी पहुंचाते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, कि वो इससे जुड़ते रहें। जैसा कि सांची में बहुजन सफरनामे का ये सम्मेलन होने जा रहा है, उस सम्मेलन के लिए हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और जो नहीं जुड़ सकते हैं उन तक बात पहुंचाने के लिए जो प्रबुद्ध जन जो उसमें उपस्थित हों, वो अपनी बातें वहां तक उन लोगों तक पहुंचाएं। थोड़ा रहन सहन की व्यवस्था मैं समझता हूँ, खैर ये बात अभी कहने की नहीं है, लेकिन मैं ये अवश्य चाहूंगा कि हमारा बहुजन समाज का बहुजन सफरनामा इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। मैं संक्षिप्त में अपनी बात यहीं तक अंत करता हूँ। आज के लिए मुझे जो समय दिया गया उसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष महोदय और संचालकगण बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद परम आदरणीय हमारे सितारा साहब, आपका बहुत ही कीमती और बहुत ही बारीकी से आपने वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है बहुजनों के हित में, अर्थात जिसे हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बहुजन सफरनामा का ये जो कॉन्सेप्ट लाए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय और पूरी टीम की ये डॉक्टर जगदीश चंद्र सितारा। ओके सॉरी सर जी। तो आपके माध्यम से बहुत ही बारीकी से माननीय हमारी वर्तमान बहुजन नायक आयरन लेडी बहन मायावती जी के बारे में, उनके जीवन संघर्षों के बारे में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी नारी प्रधान की बात करते थे, नारियों को भी सम्मान देने की बात करते थे, उसी तरह से वर्तमान में जैसे ही जब बहुजन समाज पार्टी बनी और उसमें सबसे पहले अगर माननीय कांसीराम साहब ने अगर नारी शक्ति को अगर प्राथमिकता दी, उसमें से हमारी अभी वर्तमान बहुजन नायक माननीय बहन मायावती जी के बारे में आपके शब्दों से हमें बहुत बेहतर जानकारी प्राप्त हुई है। तो पूरे आरबीएम की ओर से हम
बहुत बहुत आभार, साधुवाद व्यक्त करते हैं आपका। और इसी तरह से नई नई बातें, जो ऐतिहासिक बातें हैं, बहुजनों के जो सफर हैं, उनके जो संघर्ष हैं, आप लोगों से हमें मिलता रहेगा, ऐसी आशा करते हैं। तो पुनः बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पुनः इस सफरनामा को वर्तमान में हम जो बहुजनों के नायकों की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश संयोजक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, परम आदरणीय हमारे आजाद बौद्ध साहब। आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और इस वर्तमान बहुजन सफरनामा के नायकों की गाथा अपने शब्दों में जुड़े हुए सभी वर्चुअल प्रोग्राम के साथियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। परम आदरणीय हमारे आजाद बौद्ध साहब सादर आमंत्रित हैं। सर आवाज जा रही है ना? हाँ आ रही है, लेकिन वो दिख नहीं रहे कहीं मुझे। आजाद साहब दिख नहीं रहे हैं? हाँ, अगर जुड़े हों तो आप अपना माइक खोल सकते हैं, परमिशन है। एंड्रॉयड ब्लूटूथ आईडी से जुड़े हैं सर। हाँ, खोल सकते हैं अपना माइक। जी, यदि हमारी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज माइक अनम्यूट कर लें, आदरणीय आजाद साहब। बीच में स्वास्थ्य समस्या से शायद जूझ रहे थे। यदि आप स्वस्थ हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम है। माइक अनम्यूट कर ले सब। नहीं जुड़े हैं संचालक जी, मुझे नहीं लगता। जुड़े हैं तो माइक अपनी खोल सकते हैं। आगे मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय जी सर। जी जी। उनके स्थान पर जो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं धीर सिंह बौद्ध जी, उनको ले लीजिए। जी सर, मैं सुन नहीं पाया। आपके छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं ना धीर सिंह जी? अच्छा, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इस बहुजन सफरनामा में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आदरणीय धीर सिंह जी, यदि आप तक आवाज पहुंच रही है तो प्लीज बहुजन सफरनामा पर अपनी वक्तव्य हमें प्रदान करेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं सर। माइक अनम्यूट कर लेंगे। यूपी वाले नहीं हैं जी धीर सिंह जी, छत्तीसगढ़ वाले नहीं है। हाँ, यूपी वाले हैं, मुझे यूपी वाले दिख रहे हैं। अच्छा यूपी वाले हैं। जी छत्तीसगढ़ से। यूपी बरेली से होंगे, यूपी बरेली। जी जी। ओके, तो क्षमा चाहेंगे, शायद प्रदेश प्रदेश का नाम बताने में हमसे त्रुटि हुई है, तो पुनः। सर जय भीम नवोदय। सर आज मेरी कोई खास तैयारी नहीं है, इसलिए आज क्षमा चाहते हैं आपसे, और आगे मैं तैयारी करके ही बैठूंगा आज। जी जी, थोड़ा सा ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मुझे नंबर आ भी सकता है, नहीं तो मैं निश्चित तैयारी करके रहता। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे कि अब हम जब भी बैठेंगे तो तैयारी में बैठेंगे। तैयारी में रहिए। जी जी, जय भीम छत्तीसगढ़ के पुष्प कुमार प्रतापी छत्तीसगढ़ प्रदेश के संयोजक हैं।
जुड़े हुए हैं। आवाज कम करो, ए कम करो आवाज। पुष्प कुमार प्रतापी जी जी प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़। जी जी जी। तो हमारे बहुजन सफरनामा के इस प्रोग्राम में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के युवा साथी हैं पुष्प कुमार प्रतापी साहब। और आपसे निवेदन है। नेक्स्ट में हमारे युवा साथी है बबीता चौहान, देवास मध्य प्रदेश से, इनको भी आमंत्रित कर देना। जी क्या नाम सर? बबीता चौहान। अच्छा ओके ओके। बबीता चौहान। जी जी साहब जी जी। आइए तो हम लोग प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ परम सम्माननीय हमारे पुष्प कुमार प्रतापी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आए और बहुजन सफरनामा के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय पुष्प कुमार प्रतापी जी। आवाज जा रही है प्रतापी साहब? शायद आवाज नहीं जा पा रही है। हेलो सर जी, सभी सहकारियों को जय भीम। हेलो जी जी बोले। मैं ड्राइव में हूँ सर जी, अब मोबाइल ऑन करके किया हूँ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए। जी भारती साहब जी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर जी। कितने समय फ्री हो जाएंगे? चलिए कोई बात नहीं। बबीता चौहान जी को ले लीजिए। जी जी साहब जी। आइए, शायद हमारे प्रतापी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और तो हम पुनः युवा नेत्री के रूप में हम एक प्रखर वक्ता, अपने भाषा शब्द अपने शैली से सुपरिचित हैं। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी उनका वक्तव्य हम युवाओं को समस्त आरबीएम से जुड़े हुए साथियों को सुनने को मिलता है। मध्य प्रदेश की देवास से हमारे बीच में महिलाओं को सुशोभित करती हुई युवाओं के रूप में, नेत्री के रूप में रिस्पेक्टेड बबीता चौहान जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस बहुजन सफरनामा के लगातार जो चल रहा है एपिसोड है, कारवां है, उस पर आप सादर आमंत्रित हैं, आए और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सम्माननीय बबीता चौहान जी, प्लीज मोस्ट वेलकम। सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस ऑडिबल मैम। वेबिनार में जुड़े समस्त साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मैं नमन करते हुए, जैसा कि आप सभी को प्रतीत है कि मैं अभी मुझे बताया गया है कि बोलना है, लेकिन हमारे महापुरुषों का कारवा इतना बड़ा है कि अगर हमसे जब पूछा जाए जब हम बता सकते हैं इतना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जरूर बताऊंगी। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे बहुजन सफरनामा की शुरुआत होती है तो वो तो गौतम बुद्ध के समय से ही हो जाती है, लेकिन गौतम बुद्ध को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जीवित किया, लेकिन अंबेडकर साहेब भी कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा भी, उनका जो कारवा था वो मुरझा गया था। उस कारवा में अगर बात करें हम, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आज कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता पड़ी थी, उसी प्रकार से बाबा साहब के कारवा की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई थी, और वो ऑक्सीजन डालने का जो काम था वो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने किया। उसी की बदौलत आप और हम आज जीवित है सम्मान के साथ, और उसी कार्य की बदौलत हमने पूरे विश्व के जनसंख्या की दृष्टि में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे राज्य में 4-4 बार सरकार बनाई थी,
वो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर साहेब कांसीराम जी की बदौलत ही बनाई थी। और मान्यवर साहेब कांसीराम जी के त्याग और बलिदान को तो हम लोग अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज उनकी बदौलत जो कारवां आज भी खड़ा है, ये उनकी ही बदौलत है। और अगर मैं बात करूं कि आज दूसरी पार्टियों में भी अगर हमारे लोगों की इज्जत है, तो वो भी मान्यवर साहेब कांसीराम जी की बदौलत है। वरना मान्यवर साहेब कांसीराम जी से पहले हमारे लोगों को कोई नहीं पूछता। बाबा साहेब ने संविधान लिख दिया था, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को कोई नहीं पूछता था। अगर आज भी विपरीत पार्टियां भी जो है, अगर वो पूछती है हमारे लोगों को, तो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर साहेब कांसीराम जी की ही बदौलत पूछती है। अगर मान्यवर साहेब कांसीराम के बाद में अगर बहुजन समाज के कार्य को संभालने का काम किया है, तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और एक बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि बड़े ही दुख की बात है कि आजाद भारत में अभी तक सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी। और वो भी कैसे बनी? क्योंकि उनके बाप दादाओं का शासन था। अगर सीधी भाषा में मैं बताऊं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद प्रधानमंत्री थे, इसीलिए अपनी बेटी को राजपाट दे के चले गए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने जीरो से लेकर हीरो बनाया एक महिला को, बिना खानदानी वसीयत के। कांसीराम जी ही एक ऐसे लीडर है देश में जिन्होंने अपनी वसीयत को अपने खानदान के नाम ना करते हुए एक महिला को बनाया। तो यह बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए ही नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने लायक इंसान को बनाया और एक महिला को अपना नेतृत्व करता बनाया। और मैं आप लोगों से निवेदन भी करती हूँ, और खास करके सभी महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि माननीय बहन मायावती जी ने जो भी हमारे लिए जितना त्याग बलिदान किया, समाज के लिए आज कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ 21 वर्ष की आयु में आप और हम और हमारे परिवार के व्यक्ति अपनी लड़की के लिए अच्छा वर ढूंढने तलाशने लगते हैं, वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने 21 साल की उम्र में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके इस दबे कुचले समाज को जगाने का काम किया था। तो आप और हमको उनके त्याग बलिदान को भूलना नहीं है और उनके कार्य को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। हमारी आप हर वक्त इस बहुजन सफरनामा में ही नहीं बल्कि बहुजनों के आंदोलन में, बहुजन मिशन में आपका योगदान हमें मिलता रहता है। उस कड़ी में आपने आज बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायकों की संघर्ष गाथा पर आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत ही सटीक शब्दों में आपने जुड़े हुए समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वर्चुअल प्रोग्राम में आपने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। तो हम पुनः राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप वर्तमान से लेकर के भविष्य तक इस बहुजन सफरनामा के नायकों की गाथा में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगी, ऐसी हम कामना भी करते हैं, आशा भी करते हैं कि आपके नेतृत्व में खास करके लड़कियों में, युवाओं में, नारी शक्तियों में आपके नेतृत्व का एक डंका बोले, ऐसा हम कल्पना करते हैं, आशा करते हैं। तो बहुत बहुत पुनः साधुवाद। तो आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, कृपया आगे मार्गदर्शन करेंगे और समय तो हमारे पास पर्याप्त है अभी, क्योंकि वक्ताओं के लिस्ट में नाम शॉर्टेज है आज विशेष रूप से सामने बिहार के जननायक माननीय कर्पूरी ठाकुर साहब के जीवन से संबंधित कुछ बात रखने को जी इशारा किया गया था। जी तो जी, अगर कोई इच्छुक साथी हैं तो इस संबंध में 10 या 15 मिनट अपनी बात रख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर कर्पूरी ठाकुर जी पे साफ बात रखेंगे या फिर 5 मिनट में रखूंगा।
तो साहब से अनुरोध कर लो, साहब कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अच्छे से जानते हैं। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। और नहीं तो हमारे अध्यक्ष के बहुत साहब हैं, वो बिहार से ही हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से। हाँ, वो बोल दें, उनको मालूम होगा। तो मैं साहब का निर्देश हुआ है, अध्यक्षीय प्रबोधन में लेंगे साहब को, कृपया निवेदन है आप कंटिन्यू करें सर। ओके जी, थैंक यू। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, हमारे देश के समानता के अधिकार संरक्षित संविधान में करने वाले बाबा साहब, और उनके जो उन्होंने गुरु माने उन सबको नमन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय आचार्य जी, उपाध्यक्ष जी, प्रदेश के संयोजकगण, सभी महासचिव और उपस्थित सभी आदरणीय जन और संचालक जी, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के आगे एक और शब्द जुड़ा है, जननायक। ये शब्द बहुत कम साथियों के साथ जो बहुजन सफर नामिक रहे उनमें मिलता है। एक जननायक नाम मिलता है बिरसा मुंडा जी के नाम के आगे, और एक मिलता है कर्पूरी ठाकुर जी के आगे। तो उनका एक छोटा सा नारा था, उस नारे से विश्लेषण करूंगा, और अन्य सभी बातें तो गूगल पे सभी साथी देख सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर लिखेंगे तो विकिपीडिया पे सब कुछ आ जाएगा। तो उनका नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, हर कदम पे आपको बगैर अड़े कोई सफलता या अधिकार नहीं मिलेगा, और जीना है तो मरना सीखो। ये तीन बातें उनके द्वारा एक नारे में दिखाई देती हैं। जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था, 24 जनवरी 1924 को, और वो 17 फरवरी 1989 तक बिहार के साथियों के साथ रहे। ये उनका अंतिम दिन था, इस दिन वो अलविदा कह गए। बिहार में दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने, और जी बहुजन सफरनामे के महानायक हम क्यों बोल रहे हैं उनको, क्योंकि वो नाई समाज से आते थे, नाई जाति से आते थे, जिसे हम नाई जाति कहते हैं, यह जानते हैं। पहली बार वह उप मुख्यमंत्री बने बिहार में, और फिर 2 बार वह मुख्यमंत्री भी बिहार में रहे। तो उनकी 3 बातें मैं विशेष रूप से बता देता हूं कि नैतिकता के आधार पर वो कितने मॉरल थे। एक बार उनके रिश्तेदार जब वो उप मुख्यमंत्री थे, तो उनके पास एक नौकरी की सिफारिश लेकर गए, तो उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उस साथी को दे दिए, अपने रिश्तेदार को, ले ये पकड़ो 50 रुपए, और उस तरह लेकर कोई अपना पुश्तैनी काम करो। नौकरियां योग्यता और प्रतिभा के आधार पर लगती हैं, मैं सिफारिश किसी की नहीं करूंगा। तो वे अपने पदों का और सरकारी दायित्व का किस तरह से नैतिक ध्यान रखते थे, इसलिए उनको जननायक की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, एक और उनका घटनाक्रम मैं सुनाना चाहता हूं कि उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर को जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने उनको 3 बातें सिखाई थी कि आप कभी भी इससे मेरे पद से और प्रतिष्ठा से प्रभावित मत होना। बहुत सारे साथी आपको लालच देंगे, आप उस लालच में मत आना,
क्योंकि आप मेरी प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर लालच में आकर कोई कार्य करोगे तो मेरी इस पद की बदनामी होगी। आप मेरा ये हमेशा ख्याल रखना। बाद में रामनाथ ठाकुर उनके जो पुत्र हैं उनके कारण नेता भी बिहार में रहे हैं, लेकिन उनके समय पे उनने उनको वंशावली जो हम कहते हैं, वंशवाद कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं, वो उन्होंने नहीं चलने दिया। तीसरी एक और घटना मैं उनकी महत्वपूर्ण सुना देता हूं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो वहां के बड़े सामंतशाही रसूखदार व्यक्ति ने जानबूझकर उनके पिताजी के लिए सेवा करने के लिए बुलवाया। उनकी उम्र ज्यादा थी, तो जब वो सामंतशाही के घर सेवा देने के लिए नहीं पहुंचे तो सामंतशाही के द्वारा कई लठैतों को पहुंचाकर कर्पूरी ठाकुर जी के घर पर पहुंचे और उनको उठा लाने के लिए कोशिश की। अब मुख्यमंत्री का घर था, कोई आसानी से लठैत जा नहीं सकता था। जो मुख्यमंत्री के घर की सिक्योरिटी थी, उन सिक्योरिटियों ने लठैतों को घेर कर थाने में बंद करवा दिया। जब कर्पूरी ठाकुर जी को पता चला कि घटना क्या हुई है तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी ने प्रशासन से कहकर लठैतों को छुड़वा दिया। प्रशासन ने कहा कि एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला है, अगर देश के मुख्यमंत्री की ये हालत है तो अन्य सामान्य जनों का क्या हाल होगा इन सामंतशाहियों से, इसलिए हमको प्रशासनिक कार्रवाई करने दी। तो कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी नहीं है, सभी समाज मुख्यमंत्री नहीं है, कितने लोगों का शोषण हो रहा होगा, इन लोगों को आप बगैर शर्त के बगैर कार्रवाई को छोड़ दीजिए। अगर आपको इतना ही ख्याल है तो पूरे प्रदेश में सामंतशाहियों के शोषण के विरुद्ध एक अभियान आंदोलन के रूप में चलाइए। जितने भी शोषण हो रहे हैं, अगर आप मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार के सामंतशाही को खत्म कीजिए। भाषा पर उनका इतना बड़ा नियंत्रण था, इतने सदे हुए शब्द उनके व्यवहार में होते थे कि आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक, चिंतन परक उनका प्रत्येक विश्लेषण हुआ करता था। कड़वा से कड़वा सच इस तरह से वह बोलते थे कि उनके वाक और व्यवहार, वाक और शब्द व्यवहार में इस प्रकार से लाते थे कि उनके विरोधी तिलमिला उठते थे, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहते थे। ये उनकी विशेषता थी। और भी उनके ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, मैंने मात्र विश्लेषण बताया है, उनके जीवन पर मैं नहीं गया हूं। इन्हीं कारणों के कारण वह जननायक कहलाते थे। आगे और कभी समय रहेगा तो और अच्छे से कहेंगे। और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी कुछ रखें, फिर अध्यक्षीय भाषण हम करवा लेंगे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का बिहार में बड़ा आंदोलन रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष। आपने बहुजन सफरनामा के इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण शख्सियत जिन्हें जननायक के शब्दों से नवाजा जाता है, और बिहार के 2 बार वो मुख्यमंत्री भी रहे, तो कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को आपने यहाँ पटल पे लाया है, और हमें नहीं भूलना चाहिए ऐसे जननायकों को, ऐसे बहुजन नायकों को कहना चाहिए, जिनके माध्यम से आज जो बहुजन सफरनामा है वो कहीं ना कहीं अपने बहुत ही उत्तरोत्तर गति पर चला आ रहा है। तो हम आगे निवेदन करेंगे परम आदरणीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय कि वे भी बहुजन सफरनामा के इस कड़ी में कर्पूरी ठाकुर जननायक जी के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालेंगे। परम आदरणीय हमारे भारती साहब। जी धन्यवाद। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए और
बहुजन सफरनामा की इस चर्चा में हमारे मुख्य रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालन करे अशोक सोनवानी साहब, देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय। साथियों, ऐसा कुछ निर्णय लिया गया और इसमें बड़ी भूमिका हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब की है कि हमें हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर चर्चा करनी चाहिए। तो उसी चर्चा की कड़ी में ये जनवरी का जो माह है, तो 15 जनवरी को आदरणीय बहन जी का जन्म हुआ, 15 जनवरी 1956। और चूंकि वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और बहुजन समाज पार्टी का विस्तार भारत के समस्त राज्यों में है, तो बहन जी के जीवन के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। लेकिन उसी कड़ी में कर्पूरी ठाकुर जी का नाम, जिसे बहुत ही सम्मान के साथ भारत के इतिहासकारों को भारत के इतिहास में दर्ज करना चाहिए था, लेकिन दर्ज नहीं किया। अभी हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब ने बताया कि वो बिहार के एक बार डिप्टी सीएम और 2 बार सीएम रहे। कर्पूरी ठाकुर एक बार डिप्टी सीएम रहे, 2 बार सीएम रहे। ये बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस समाज के व्यक्ति को 75 वर्ष की आजादी में आज तक किसी गांव का प्रधान नहीं बनने दिया, किसी गांव का सरपंच नहीं बनने दिया, एमएलए नहीं बनने दिया, मंत्री नहीं बनने दिया, मनुवादी व्यवस्था, जिस मनुवादी व्यवस्था ने मानवता को दूषित किया, शर्मसार किया, उस व्यवस्था ने कर्पूरी ठाकुर का समाज, जिसे हम नाई समाज कहते हैं, उसे छत्तीसिया कहकर अपमानित किया। जब कभी नाई समाज की बात चौपाल पे, पंचायत में आती थी, तो हम बड़े छोटे छोटे थे उस वक्त, तो एकदम से कहा जाता था, अच्छा वो छत्तीसिया, वो नौवा। मतलब एक मानव को, मेहनत का श्रमिक को, जो सेवा करके अपने जीवन का, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उस समाज को इतना अपमानित किया गया, इतना अपमानित किया गया। उस समाज में से कोई व्यक्ति निकलकर यदि बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा है, ये बड़ी बात है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाली बात है। इसीलिए उनको जननायक कहा गया। जननायक अर्थात जन का कल्याण करने वाला व्यक्ति। तो जब हम लोग जनवरी का महीना बहुजन महापुरुषों के सफरनामा पे चला रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसा आया, क्यों ना हमको कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पे भी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि 24 जनवरी 1925 को उनका जन्म हुआ था, और ये जन्म जयंती हम जो मना रहे हैं, तो उन्हीं महापुरुषों की, या जन्मदिन हम बहन जी का मना रहे हैं, तो उन्हीं महापुरुषों की कड़ी के
अंतर्गत मना रहे हैं। मैं समझता हूं भारत के 1% लोग भी पूजनीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन के बारे में नहीं जानते होंगे। और जानते क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इतिहास के रचनाकारों ने कभी उनकी चर्चा नहीं की। हम लोगों पर तो मान्यवर काशीराम साहब का ये कर्जा है कि जितने भी बहुजन समाज के संत, गुरु, महापुरुष, जिनका जीवन राष्ट्र निर्माण में, मानव निर्माण में लगा है, उसको वो खोज खोज कर लाए। और वो जब कभी भी बिहार में जाते थे तो बिना कर्पूरी ठाकुर से नहीं लौटते थे। संबोधन में, अपने भाषणों में सदैव मान्यवर काशीराम साहब कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा करते थे। इसलिए मेरे दिमाग में ये आया परसों कि हमें उनके जीवन पे भी चर्चा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय बादल सिंह बोस साहब ने कुछ याद किया, कुछ उनका खोजा होगा, वरना चूंकि चर्चाओं में, पर चर्चाओं में बिहार को छोड़ के कहीं उनके नाम की चर्चा नहीं करता। तो मैंने भी थोड़ा सा खोजा, जिसकी चर्चा मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। 24 जनवरी पर 2 बार सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर ढंग का एक मकान नहीं बनवा पाए। पढ़े सादगी के 5 किस्से। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर गए, दरवाजे से सिर में चोट लग गई। जब चौधरी चरण सिंह जी के सर में चोट लग गई प्रधानमंत्री रहते हुए, तो उन्होंने कहा कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। तो कर्पूरी ठाकुर बोले, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने का क्या होगा। ये चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके घर गए, और उनके घर का छोटा सा घर था और दरवाजा बहुत छोटा था, तो उनके सर में लग गई। उस वक्त चौधरी चरण सिंह ने कहा अपनी भाषा में, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री उस वक्त के थे, उनको कहा जब तक बिहार के लोगों का घर नहीं बन जाता, मेरे घर को ऊंचा करने से कुछ नहीं होगा। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। एक मुख्यमंत्री कितना अमीर हो सकता है, सोच में पड़ जाएंगे आप। एक मुख्यमंत्री कितना अमीर हो सकता है, सोच में पड़ जाएंगे आप। और एक मुख्यमंत्री कितना गरीब हो सकता है, ये भी सोच में पड़ जाएंगे। ये विश्लेषण है। एक मुख्यमंत्री जो अमीर होता है और एक मुख्यमंत्री कितना गरीब होता है। खैर, इस सवाल को छोड़िए, ये बताइए कि मुख्यमंत्री कितना गरीब हो सकता है और मुख्यमंत्री कितना गरीब फिर से सोच में पड़ सकता है। क्या वह इतना गरीब हो सकता है कि अपनी एक गाड़ी ना हो? गाड़ी भी छोड़िए, मुख्यमंत्री रहते हुए अपना एक ढंग का मकान न बनवा पाए, और तो और उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े ना हो। जननायक नाम उन्हें ऐसे ही नहीं दिया गया। सादगी के पर्याप्त सिद्धांतों की प्रतिपूर्ति कर्पूरी ठाकुर की बात हो रही है। वही कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसमें आगे उनका विश्लेषण लिखा है कि सादगी की प्रतिमूर्ति जैसा कोई जननायक ना होगा।
सादगी की प्रतिमूर्ति कर्पूरी ठाकुर का 17 फरवरी 1988 को निधन हो गया। निधन से पूर्व सीएम के निधन के बाद उनके राजनीतिक शिष्य लालू प्रसाद यादव अपने साथी शरद यादव की मदद से उनके उत्तराधिकारी बने। हालांकि सिद्धांतों के मामले में जमीन आसमान का अंतर दुनिया ने देखा है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के इस अवसर पर जननायक समर्पित एक गीत रिलीज किया गया। इस गीत को लिखा गीतकार डॉक्टर सागर ने, संगीत विपिन पटना का है, आवाज दी है कैलाश खेर और सौमी शैलेश ने। गीत के बोल कुछ यूं हैं, सदियों से था दूर तलक घनघोर अंधेरा, राहों में कर्पूरी तब भरे उजाला, इन खामोश निगाहों में जन जन बोले, तन मन डोले, हर दिल बोले, जन नायक कर्पूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा ये गीत लिखा गया। 70 के दशक की एक घटना इसमें उल्लेख की गई है। पूर्व विधायकों निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी, तो विधायकों के कहने पर भी कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया था। एक विधायक ने कहा जमीन ले लीजिए, आप नहीं रहेगा तो आपका बच्चा लोग ही रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि जब अपने गांव में रहेगा मेरा बच्चा लोग, मैं उसके लिए कोई सरकारी जमीन घर बनाने के लिए नहीं लेना चाहता। उनके निधन के बाद हेमनदी नंदन बहुगुणा जब उनके गांव गए तो उनकी पुश्तैली झोपड़ी देख कर रो पड़े। उन्हें आश्चर्य हुआ कि 1952 से लगातार जो व्यक्ति विधायक रहा, स्वतंत्र सेनानी रहा, कर्पूरी ठाकुर के 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपने लिए उन्होंने कहीं एक मकान तक नहीं बनाया। सादगी की प्रतिमूर्ति कर्पूरी जैसा जननायक ना होगा। ये सादगी की मूर्ति कर्पूरी ठाकुर 17 फरवरी 1988 को हमारे बीच से चले गए। तो इस प्रकार के उनके जीवन की अनेक ऐसी कहानी हैं, इतने उनके उदाहरण हैं जो कम से कम आज की राजनीति में एक आदर्श साबित हो सकते हैं, एक आदर्श साबित हो सकते हैं, नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। और बड़ा दुख है कि ऐसे सन्यासी, ऐसे त्यागी व्यक्ति का आज साहित्यकारों ने कहीं उनका नाम नहीं लिया है। हम तो ये अपील करना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का समूचा जीवन संघर्ष यदि पाठ्यशाला में शामिल कर लिया जाए, सिलेबस में शामिल कर लिया जाए, तो कम से कम वर्तमान की राजनीति को एक दिशा देने के लिए वो मील का पत्थर साबित होगा। लोग उदाहरण दे सकेंगे कि भाई कर्पूरी ठाकुर भी एक नेता थे जो 1952 से 1988 तक कंटिन्यू विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, नेता विरोधी दल रहे। एक बार की उनकी कहानी और है, उनके बेटे को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये बात जब इंदिरा गांधी जी को पता चली तो वो देश का प्रधानमंत्री होते हुए उनके बेटे को देखने हॉस्पिटल गई और कर्पूरी ठाकुर जी को बुलाया और बुलाकर कहा कि मैं चाहती हूं आपके बेटे का ऑपरेशन होना था, हार्ट सर्जरी, मैं चाहती हूं कि सरकारी
खर्चे पर विदेश में, लंदन में या अमेरिका में इस बेटे का इलाज करा लिया जाए। देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर विपक्ष में थे और इंदिरा गांधी सरकार में थी, प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी के विरुद्ध ही विपक्ष में थे वो। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि आपने मुझे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लड़का मेरा मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं सरकारी की तरफ से इसका इलाज नहीं कराऊंगा। और इंदिरा गांधी जैसी दबंग प्रधानमंत्री ये उत्तर सुन के हर्षप्रत रह गई और वापस चली गई। और ये बात जब जयनारायण प्रकाश को पता चली तो जयप्रकाश नारायण ने फिर अपनी पार्टी के लोगों से कुछ कलेक्शन किया और कहा कि कर्पूरी ठाकुर इतना स्वाभिमानी आदमी है, इतना उसका जमीर है, तो उसका बेटा मर तो जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं। इंदिरा गांधी की सरकारी मदद लेने से उसने मना कर दिया है। तो उन्होंने चंदा करके फिर उनके बेटे की हार्ट सर्जरी कराई। कई बार लोगों ने कहा उनको, लेकिन वो एक ही बात हमेशा कहते थे कि मेरे जीवन का एक एक पल, खून की एक एक बूंद भारत के निर्माण में लगनी चाहिए, देश के निर्माण में लगनी चाहिए और सामाजिक न्याय में लगनी चाहिए। सामाजिक न्याय अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था में उपेक्षित लोग हैं, जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है, जिनको सामाजिक सम्मान नहीं मिला है, कर्पूरी चाहता है उनको भारत में सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूं जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, पहली बार पढ़ी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा जननायक जिसके जीवन पे चर्चा होनी चाहिए, जिसके जीवन का संघर्ष जन जन तक पहुंचना चाहिए, और कम से कम जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया, जिसे हम नाई समाज कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, उस समाज तो हर हालत में पहुंचना चाहिए। दुख ये है कि आज नाई समाज के लोग भी, कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर का नाम तो जानते हैं लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर को नहीं जानते हैं। और ये बहुत बड़ा इतिहास हमारे बौद्ध शासन में भी मिलता है। कैसे मिलता है? जब बुद्ध की 45 वर्ष की जो क्रांति हुई थी अंधविश्वास के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, तो उस क्रांति का जो प्रतिफल आया था, उस प्रतिफल का जो सबसे पहला सम्राट बना था वो भी पद्मानंद बना था। पद्मानंद धनानंद, वो भी नाई समाज से था। और जिसने विनय पिटक लिखा है बुद्ध के इतिहास में, भंते उपाली ने, भंते उपाली भी नाई समाज से थे। और जीवन में एक बहुत बड़ा एक संकट बुद्ध के सामने आया, और वो कब आया? जब कपिलवस्तु के राजकुमार और उपाली नाई दोनों एक साथ बुद्ध के पास पहुंचे और दोनों ने कहा कि हम आपके धम्म भिक्षु संघ में दीक्षित होना चाहते हैं, हमें दीक्षा दीजिए। तो उस समय गौतम बुद्ध बड़े संकट में पड़ गए। उनके सामने संकट था कि एक तरफ तो राजकुमार के बेटे हैं, राजकुमार है, और एक तरफ उनका सेवक है उपाली नाई। मैं पहले दीक्षा किसको दूं? क्योंकि पहले दीक्षा देने का मतलब है जो पहले दीक्षित होगा वो सीनियर होगा, और जो बाद में दीक्षित होगा वो जूनियर होगा, और जूनियर सीनियर को नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, उसको वंदन करेगा। तो मैं किसको दूं? राजकुमार ऐसा सोचते थे कि सिद्धार्थ गौतम भी राजकुमार हैं, हम उनके परिवार से हैं, तो हमको पहले दीक्षा दी जाएगी। तो इस वक्त बुद्ध ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि ये जो राजकुमार हैं राजघराने के लोग हैं और ये उपेक्षित समाज का है। उपाली उस समाज का है जिस समाज का वर्ण व्यवस्था के कारण शोषण हुआ है। तो उन्होंने उपाली को पहले दीक्षा दी, बाद में राजकुमारों को दीक्षा दी।
एक उदाहरण साबित किया बुद्ध ने कि अब जो कल तक तुम्हारा सेवक था वो आज से तुम्हारा सीनियर है, तुम्हारा गुरु है, तुम उसको नमस्कार करेंगे। और जब ये त्रिपिटक लिखे गए तो विनय पिटक लिखने की जिम्मेवारी भी उसी उपाली भंते को मिली जिसने विनय पिटक बनाया, एक नियम बनाया, कानून बनाया है। तो आज कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पे मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को चिंतन अध्ययन करना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आज इस पे चर्चा की है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब का कि उन्होंने इसका नोटिस लिया और आज हमें चर्चा कराई है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने साथी भी जुड़े हैं आगे के एपिसोड में अगर वो अपना कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पे जो उनका अनुभव हो यदि वो बात रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो नोट करा दें माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब को, वो भी रखें। कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पे भी हम लोग विस्तृत चर्चा करें। ये सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन और नैतिकता का एक उदाहरण, नैतिक धर्म की स्थापना करने में हमारे लिए बहुत सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय। आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन संघर्ष, उनके बहुजनों के लिए जो नैतिकता भरा जो संघर्ष था राष्ट्र निर्माण में, कर्पूरी ठाकुर जी का जो संघर्ष था उसको आपने आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस मंच पर, इस पटल पर ला करके पुनः उनके संघर्षों को जीवित करने का कार्य किया है। तो पुनः हम सभी जुड़े हुए साथियों की ओर से साधुवाद करते हैं और हम आशा करते हैं शायद आप जो कोविड पॉजिटिव थे तो शायद आप सेहतमंद होंगे, सुधार होगी आपकी सेहत में। तो बहुत बहुत साधुवाद। तो हम अब सीधे चलते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे एडवोकेट परम आदरणीय के बौद्ध साहब। आप आए और बहुजन सफरनामा के संचालक जी। यस 2-3 मिनट है। आजाद बौद्ध साहब जुड़ गए सोनीपत से, उनको भी ले लीजिए पहले। अच्छा जुड़े हैं। हाँ मोस्ट वेलकम है। ये तो हम आज के हमारे प्रमुख वक्ताओं में से एक हमारे परम आदरणीय हमारे आजाद साहब हरियाणा प्रदेश से वे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम आशा करते हैं आप भी स्वस्थ होंगे। तो बहुजन सफरनामा पे आप अपनी बात आमंत्रित आदरणीय आजाद बौद्ध साहब, मोस्ट वेलकम। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साहब। आज के इस सफरनामा में हम लोग महापुरुषों को याद कर रहे हैं और उन महापुरुषों को विशेषकर याद कर रहे हैं जो हमारे। वीडियो नहीं आ रही है साहब? अच्छा जी, वीडियो देखता हूँ, क्यों नहीं आ रही। वीडियो बंद है, उसको टच कर लीजिए। ऑडियो भी बंद हुई, ऑडियो भी खोल लीजिए। वीडियो बनाए उसको टच कर दीजिए। जी आ गई। तो विशेषकर जो दबे कुचले समाज में लोग पैदा हुए हैं और उन्होंने अपने समाज में जो काम किए उसके लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी से हमारी मुलाकात हुई थी 84 से पहले। बहुजन समाज पार्टी के जन्म से पहले जो है वो साहब कांसीराम जी के साथ जो है हमारी सभाओं में
मिलते थे, बैठते थे। इतने सीधे साधे आदमी। एक बार हमने उनको ये कहा भी था, बीएसपी बनने के जस्ट बाद 84 में 85 की बात होगी, कि मान्यवर जी जब आप जो है सारा काम जनसभाओं में बोलते भी हो, बीएसपी के लोगों के साथ मिलते भी हो, तो आप लोग बीएसपी में आ क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने इसका जवाब, एक जयराम जी हुआ करते थे शायद, उन्होंने दिया था कि भाई हम लोगों ने कूदना सीख रखा है और जहां पाला मजबूत दिखाई देता है वहां हम कूद जाते हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने इस विषय पे कुछ कहा नहीं, अपने विचार व्यक्त किए नहीं। तो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उस समय ये मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि नाई बाल नहीं काटते थे हम लोगों के। हम सार्वजनिक स्थलों पे नए कपड़े पहन के नहीं जा सकते थे और कई जगह तो आज भी हम जूता या चप्पल पहन करके उनकी गलियों में से नहीं गुजर सकते हैं आज भी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने लोगों को इकट्ठा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, साफ सुथरा रहना सिखाया और बिहार में एक क्रांति सी पैदा कर दी, बराबरी का माहौल बनाया। और उनकी इन्हीं बातों के कारण जो है बहुजन समाज के लोगों ने उनका साथ दिया। वो दो बार जो है मुख्यमंत्री रहे। उनके मुख्यमंत्रित्व के काल में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और जैसा अभी हमारे अध्यक्ष मान्यवर जी ने बताया कि वो इतने सीधे थे कि किसी भी प्रकार की किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते थे। अपने परिवार में उनके यहाँ गाड़ी नहीं थी, लेकिन कभी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास ये सारी सुविधाएं हों, जबकि सरकार जो है उनको ये सुविधाएं दे सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी ली नहीं। तो कर्पूरी जी की जितनी गुणगान किए जाए, जितना उनके बारे में बखान किया जाए, वो थोड़ा ही होगा। और जैसा हमारे सभी महापुरुषों के साथ हुआ है, उनको इतिहास के गर्त में दबा दिया जाता है। चाहे महामान्य गौतम बुद्ध जी को ले लीजिए या और भी जो हमारे साथी, मतलब हमारे समाज के प्रेरणादायक लोग हैं, सबको भुला दिया गया है। और मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपने समय में इन महापुरुषों को उजागर किया, याद दिलाया लोगों को, इनकी कुर्बानियां बताई गई और इनके द्वारा जो किए गए काम थे उन पे फोकस किया गया, जिसके कारण एक लोगों में विश्वास पैदा हुआ, जन चेतना पैदा हुई। लोगों को पता लगा कि जब हमारे समाज के लोग इतना आगे रहे हैं तो हम लोगों में एक आत्मविश्वास जागा और कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकत के साथ साथ हम आज बौद्ध धर्म के रास्ते पर भी अग्रसर हो रहे हैं। इस विषय में मैं आज का एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगा। हमारे एक पुराने साथी थे, हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि भाई काफी साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1 एकड़ जमीन बौद्ध धर्म के लिए देने की घोषणा की थी।
वो आज तक नहीं हुई। अब आज उन्होंने दोबारा जो है एक एप्लीकेशन लिखी कि हम इतने लोग बौद्ध हैं और यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए जो है कुछ ना कुछ जमीन होनी चाहिए, हम बनाना चाहते हैं, हम 5000 लोग हैं, 5000 वोटर हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई कब तक मांगते रहोगे, कब तक इंतजार करते रहोगे इन चीजों का? बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एमएलए बना लो, एक, आप लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको कहीं पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, सब सरकार कर देगी। खैर, मैंने उनको अपनी तरफ से एक आश्वासन और दिया कि भाई हम सीधे सीधे राजनीति से संबंध रखते हैं तो आगे तो हम आएंगे नहीं, लेकिन अगर ये सरकार आप लोगों को बौद्ध धर्म के नाम पे कोई जमीन आवंटित करती है तो उसका जितना भी पैसा होगा हम सारे मिल करके इकट्ठा करके जमा करवा देंगे। तो काफी अच्छा माहौल चल रहा है, महापुरुषों की बातें आगे बढ़ रही हैं और हम तो यहाँ तक फक्र करते हैं कि जिन लोगों ने ये देखना हो कि हमारे महापुरुषों की क्या कदर होती है, एक बार उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हर 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई महापुरुष आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। और बिहार बेशक गरीब देश है, प्रदेश है, लेकिन जो कारवां कर्पूरी ठाकुर जी ने चलाया था उसको ज्यादातर लालू प्रसाद यादव जी ने बुनाया। उन्होंने अपनी सरकार में थोड़ा सख्ती की, कुछ कानून ऐसे बनाए जिनमें हम लोगों के लिए जो है ज्यादा सुविधाएं हुई। जो काम कर्पूरी जी अधूरा छोड़ गए थे वो उन्होंने पूरा करने के प्रयास किए, लेकिन वही बात है कि ये भी व्यवस्था के शिकार हुए और जो लोग इनके प्रकरणों में जो फंसे हुए थे वो लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था के कारण बाहर निकाल दिए गए। पिछले दिनों अक्टूबर में जब हम लोग वहां गए थे, बोध गया गए थे, तो उस समय हमारी टोली विशेष रूप से वो जतिन राम मांझी के घर गई, वहां उनके बच्चों को सम्मानित करके आए हम लोग। क्योंकि जब तक हम समाज में अपने महापुरुषों को, जिन लोगों ने कोई काम किए हैं, चिन्हित करके उनको सम्मान नहीं देंगे तब तक हमारा जीना बेकार है। क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे महापुरुषों ने जब ऐसे कठिन समय में हमें रास्ता दिखाया है तो आज तो हम उनसे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रेरणादायक महापुरुषों को, उनसे के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरी सेहत जो है कुछ अलाउ नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने जो है वीडियो ऑन नहीं किया था। आज जो है सुबह से ही उल्टियां हो रही हैं, तो फिर भी जो है आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए आभार। और मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि समाज में जो महापुरुष हुए हैं उनकी बात को आगे बढ़ाया जाए। हमारे जो कारवां जो चले हुए हैं, हमारे जो काम जो चले हुए हैं, इन कामों में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उससे एक विशेष फायदा होता है, वो ये है कि हम सब में एक स्फूर्ति आती है। हम सब ये देख के खुश होते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा परिवार है। हम अपने परिवार का हिस्सा बने रहें। समय समय पर जैसे ही कोई काम हमें सौंपा जाए, हमें उसको पूरा करने के भरपूर प्रयास करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से रजा चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधु साधु।
बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आजाद बोस साहब। आप का सेहत काफी कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि आप स्वस्थ पूरी तरह से नहीं हैं, किंतु फिर भी आप बहुजन सफरनामा में आपने जो कीमती समय दिया है और अपने जो अनुभव इस बहुजन सफरनामा में आपने साझा किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार साधुवाद प्रेषित करते हैं। और जल्द से जल्द आप स्वस्थ हों और पुनः उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ इस बहुजन कारवां को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम लोग बहुजन सफरनामा के इस कार्यक्रम में आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एडवोकेट के बौद्ध साहब, बिहार प्रदेश से ही आप उस प्रदेश में निवासरत हैं और उस धरती पर निवासरत हैं जहां तथागत बुद्ध के हमें भी जाने का मौका मिला वहां, और उसी धरती से हमारे एक जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी भी वहीं से आते हैं। तो आज आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने अध्यक्षीय प्रबोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय के बौद्ध साहब। आवाज आ रही है? जी जी, थोड़ी सी वाइब्रेशन है आवाज में। अच्छा, हेलो, अभी जी ठीक है? बोलिए, पता चलेगा। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर एवं सभी महापुरुषों को नमन। परम आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं सभी उपस्थित धर्मप्रिय बहनों एवं भाइयों को नमो बुद्धाय, जय हिंद। अभी अब जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोगों ने अभी बहुत कुछ सुन रखा है, तो जो सुन लिए हैं उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि so long lions will not have their own writer, the history of the hunter will be written। मतलब जब तक का शेर के लिए लिखने, इतिहास लिखने के लिए कोई राइटर नहीं होगा, तो तब शिकारी का ही इतिहास लिखा जाएगा। बोझी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, तो अभी आवाज आ रही थी? हम ये कह रहे थे कि कहावत है अंग्रेजी में, उसका सार यही है कि जब तक शेर का आवाज स्पष्ट नहीं है, थोड़ी ना जैसे सरसराहट होती है ना आवाज में, उसी तरह की आ रही है। शायद नेटवर्क का होगा या क्या हो सकता है, थोड़ा सा देख लें। अभी जा रही है आवाज? हेलो, हाँ, आवाज तो आ रही है पर, हाँ आवाज तो आ रही है पर स्पष्ट नहीं है। आवाज में कंपन है बहुत साहब, आवाज में कंपन है, कम कपाट। माइक को सामने रख के बोलिए, माइक को सामने रख के। माइक तो मोबाइल के सामने ही है। माइक अभी जा रही है? ठीक, अभी आवाज आ रही है? नहीं, ठीक है, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ, एक बार हो सके तो लीड हेडफोन लगा लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो हेडफोन या ईयरफोन जो होगा। अरे वो भी कहा। अच्छा, वो तो फिर तो बताने डाउन हो गया होगा। चलो अब ठीक आ रही है, बोलो। साहब की आवाज ही ऐसी है, आने दीजिए ऐसे ही। जी जी, तो हम ये कह रहे थे कि हाँ कंटिन्यू रखें सर, कंटिन्यू। जब तक शेर का अपना इतिहासकार नहीं लिखा जाएगा। भारत में विषय है वो शेर है, इसलिए केवल ब्राह्मण का इतिहास लिखा जाएगा।
आज के डेट में प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जितने भी सिलेबस है सबका राइटर है ब्राह्मण। इसलिए उसी का होता है, इतिहास जितने भी लिखा गया है भारत का वो भी ब्राह्मण द्वारा लिखा गया। तो उसमें हम लोग का नाम आएगा कहां से? हम लोग एक से किया है, दशरथ मांझी बिहार के, उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया, लेकिन कहा करके चले जाते हैं। यहाँ हमको लिख रहे, क्योंकि यहाँ जैसे यूपी में और बिहार में घोर सामंतवादी, व्यवहार में अभी भी सामंत है। और ये जब तक हम लोग SC/ST OBC तथाकथित मूल निवासी अगर हम लोग अभी भी यूनाइट नहीं होंगे तो ये चलता ही रहेगा, बहुत स्पष्ट। तो अब जैसे महापुरुषों का जीवनी पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य है हमको प्रेरणा लेना। हम जब पूना में जब देखे थे कि एक मिडिल स्कूल था, वहां स्कूल के दीवारों पर महापुरुषों का तस्वीर पेंटिंग किया हुआ था। तो पेंटिंग क्या कलाकारी दिखाने के लिए थे? नहीं, कि बच्चा स्कूल जा रहा है, देखता है कि इनका इतना बढ़िया फोटो है, इतना ऐसा फोटो है, इनका ये नाम है, जरूर को अच्छा काम किए होंगे इसीलिए लिखा गया है। उसी तरह से हम लोग को हम तो निवेदन करेंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो संगठन है उनसे कि जो सफरनामा चल रहा है तो 10 से 20 पेज के बुक में हर एक जिस महापुरुषों की चर्चा होती है, ज्यादा मोटी किताब नहीं, जैसे अभी संक्षेप में जितना बताया गया। मकसद हमको प्रेरणा लेना। हर आदमी हिस्ट्री मेकर है, लेकिन हम लोग लिखने वाले नहीं। हिस्ट्री हम बना रहे हैं। भारत में मतलब व्यवहार के देखिए, भारत में जितना भी रोड बना है, बिल्डिंग बना है, बंदरगाह बना है, हवाई अड्डा बना है, एक भी ईटा ब्राह्मण ढोया नहीं ढोया। तो हिस्ट्री तो बनाने वाले हम लोग हैं, नेशन बिल्डर हम लोग हैं, लेकिन हम लोग इतिहास नहीं रहेगा तो जो उद्घाटन कर देगा आकर के उसका नाम हो जाएगा। इसलिए हम कारण क्या है कि हमारा हिस्ट्री मेकर नहीं, हिस्ट्री राइटर नहीं है। हिस्ट्री मेकर है लेकिन हिस्ट्री राइटर नहीं है, ये बीमारी है। जहां तक कर्पूरी साहब जितना बोले उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उसके अलावा जो हम जानते हैं वो आपको बता देते हैं। 70 में बने थे मुख्यमंत्री और हम 70 में मैट्रिक पास किए थे। उसके बाद ये हो गया कि वो विदाउट इंग्लिश कर दी, मतलब पहले था कि इंग्लिश में भी पास करना जरूरी है मैट्रिक में, तो बहुत लोग फेल कर जाते थे, सब विषय लिखते थे, हिंदी में फेल तो फेल। तो जो कर्पूरी ठाकुर आए तो नियम बनाए कि भाई हमारे SC/ST OBC के लड़के तो फेल कर जाते हैं और लोग जाता है कॉलेज में और झाता नवाबी कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं। तो उनका एक उपाय ढूंढे कि विदाउट इंग्लिश भी पास हो सकता है, बनाए। उनका बिहार में नाम ही था कर्पूरी डिवीजन। कौन डिवीजन है? तो कर्पूरी डिवीजन, मतलब विदाउट इंग्लिश। और विदाउट इंग्लिश हमारा अपना भेजना इंग्लिश में कमजोर था, इंग्लिश नहीं पास कर रहा था, और जो विदाउट इंग्लिश हो गया अब वो देखिए टीचर बने, इंस्पेक्टर बने और रिटायर किए। तो कहने मतलब ये है ये उन्हीं के देन था। ये जो 27% जो रिजर्वेशन हुआ OBC का, ये उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के आदेश से लागू हुआ बिहार में। प्रशासन में भी वैसे थे, नम्र थे, विनम्र थे, ऑनेस्ट थे, ये तो सब लोग समझ गए हैं, लेकिन वो बोल भी थे। इसलिए करके उन्होंने साबित करके दिखाया। जननायक जो बताइए कि ये कारण, जननायक मतलब क्या चाहते तो अपने बीबी बच्चा में समेत रह सकते थे, लेकिन नहीं, उनके वसूल के खिलाफ था। तो कहने मतलब यह है कि ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष हमारे हुए हैं जो अभी भी ढूंढने की जरूरत है, और जो मिल जाते हैं उनको मेंटेन करने की जरूरत है। तो जैसे RBM जो हम लोग पूरे देश को लिए चल रहे हैं, आजीवन चल रहे हैं, तो हमारे महापुरुषों को जहां भी उपलब्ध होता है, जैसे भी उपलब्ध होता है, एक लाइब्रेरी जैसा हम लोग बनना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10, 20 पेज, 50 पेज, 25 पेज में निकले। अब प्रेरणा, मकसद हमको प्रेरणा, जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है कि उनका योगदान क्या हुआ। तो इन्होंने नम्रता का योगदान दिया, इन्होंने ऑनेस्टी का प्रेरणा का जगह बनाया। तो ये सब चीजें हर महापुरुष कर रहे हैं, हमारे में लोग तो कर रहे हैं। इसलिए हम ये निवेदन करेंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन के द्वारा
जितने भी महापुरुष हमारे हैं उनका संक्षेप में ही सही लेकिन जीवनी होनी चाहिए, और बुकलेट 10 का 5 का महापुरुषों का जीवनी निकाल करके हम लोग, जैसे मैं कभी कभी लगता है जैसे अभी अधिवेशन यहाँ होने वाला है सांची में, वैसा बुकलेट निकलना चाहिए, कंपलसरी भी देना चाहिए कि नहीं इतना पैसा लगेगा इतना देना है। इस तरह से हम लोग करेंगे तो इस जनरेशन में होगा, अगले जनरेशन तो समझ ही जाएगा, लोग करना होगा। केवल जान लेने से, एक दिन जान लेने से नहीं होगा, कंटिन्यूटी चाहिए। और इसी के लिए हम आप सबों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आज के कार्यक्रम बहुजन सफरनामा में अध्यक्षीय प्रबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित, कि हमें जितने भी इस बहुजन मिशन को गति दिए हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उन सभी का बुकलेट के रूप में और हिस्ट्री राइटर के रूप में भी हमारे आरबीएम जो संघ है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य करने जा रहा है। तो इस उपदेश और इस प्रेरणा भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय के बौद्ध साहब। अब मैं अनुमति चाहूंगा कि कार्यक्रम को समापन हेतु आगे ले जाएं या फिर और किसी का वक्तव्य लेना है आदरणीय? सभ्य सत्ता हाँ, सभ्य सत्ता, ओके, जी जी जी। तो चलिए, हमने आज बहुजन सफरनामा में लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का अभी वक्त 8 बजे से लेकर के अभी तक का समय रहा है। तो बहुत सारे साथियों ने अपना कीमत, अपना ज्ञान, अनुभव, अपना तजुर्बा हमारे साथ साझा किया है। तो अब वक्त आ चला है इस कार्यक्रम के समापन की। तो समापन के बेला के लिए पुनः प्रतिदिन की भांति सभ्य सत्ता मंगल गाथा के साथ हम समापन करेंगे। तो सभी को अनुमति प्रदान करें सभ्य सत्ता के लिए। सभी अपना माइक ओपन कर सकते हैं, शुरू करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभे होन्तु चाखिनो, सभे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमत्, सभे सुखी, सभे होन्तु चाखिनो, सभे भद्राणि पश्यन्तु, सभे सत्ता सुखी होन्तु, सभे होन्तु चाखिनो, सभे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमत्। नमामि बुद्धं नमामि, संघं नमामि।